हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस टारगेट प्रीलिम्स 2021 में। आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, तो वीडियो सेशन में हम काफ़ी सारी बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी पहली सीरीज़ है, सीरीज़ का पहला पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, कैग, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये वीडियो सेशन का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है हमारे आने वाले प्रीलिम्स 2021 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अभी ओनली आईएएस की तरफ से एक फुल फ्लेजेड कोर्स शुरू हो रहा है जो कि पूरे 1 साल चलेगा। प्रारंभ है इस कोर्स का नाम। तो 2022 में जिन विद्यार्थियों को परीक्षा देनी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें बेसिक से लेके एडवांस स्टेज की तैयारी करवाई जाएगी। बेसिक में होगा एनसीईआरटी बुक जो भी हैं उनको कवर करवाया जाएगा, 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज, बेसिक आंसर राइटिंग। फिर कोर में होगा 500 से ज़्यादा घंटे के वीडियो सेशंस और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, सीसेट की क्लासें, फिर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, एडवांस में होगा 300 घंटों के वीडियो लेसन, ऐसे की क्लासेस, आंसर राइटिंग, जीएस की टेस्ट सीरीज होगी, फिर इंटरव्यू के लिए गाइडेंस वगैरह सब मिलेगा। और ये 5 अप्रैल 2021 को शुरू होने वाला है। ये कोर्स हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा। तो आपको करना ये होगा कि आप video.onlyias.in पे जाके सारी डिटेल आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी बॉडीज़ हैं इन सब को हम इस प्रारंभ कोर्स के अंदर फुल डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, अब पहले हमें ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती है। देखो, ऐसी सारी बॉडीज, ऐसी सारी एजेंसीज जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर किया हुआ है, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं। अब क्योंकि इनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली किया हुआ है तो इनको हम ज़्यादा इंडिपेंडेंट मानते हैं, ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। ठीक है, इनका पावर का जो डेरिवेशन है या इनके पावर का जो सोर्स है वो डायरेक्ट सोर्स कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली इनके ऊपर पावर कन्फर किया है। ठीक है, अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, अब इनकी मैकेनिज़्म में, इनकी फंक्शनिंग में, इनकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की प्रोसीजर आर्टिकल 368 के अंदर डिटेल से बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। रिसेंटली जीसी मुर्मू जी जो हैं उनको कैग की पद दिया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। उससे पहले वो अभी हमारा जम्मू कश्मीर जो नया यूनियन टेरिटरी बना है उसके वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और वहाँ पे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए। उसके बाद में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उनको गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू जी नए हमारे कैग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो पहले ऐसे ट्राइबल हैं, वो आदिवासी समाज के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कैग बने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैग के बारे में। कैग का वर्णन जो है वो आर्टिकल 148 के अंदर किया गया है। अगर कैग के टेन्योर की बात करें तो कैग का टेन्योर 6 साल के लिए होता है। मैक्सिमम एज इसके लिए 65 साल रखी गई है। कैग का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। कैग का रिमूवल भी राष्ट्रपति करते हैं, बट उसके लिए एक प्रोसीजर रखी गई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वो हमें प्रोसेस फॉलो करनी होगी, उसके बाद ही राष्ट्रपति कैग को रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जज अगर कोई होगा उनको रिमूव करने के लिए 2 कंडीशन रखी गई है, या तो उस जज ने मिसबिहेवियर किया हो या उस जज के अंदर इनकैपेसिटी ना हो। तो ये दोनों ही सेम ग्राउंड हमारे कैग के लिए भी रखे गए हैं। तो पार्लियामेंट पहले पास करेगी एक रेजोल्यूशन जो कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट फाइनल डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि कैग के नाम के ऊपर ही क्या दिया हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि भाई जो अकाउंट्स है उनकी ऑडिट करना, उनकी जांच करना।
अब देखो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जितनी भी है, या आप मिनिस्ट्रीज मान लीजिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं या डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो इनके पास अपना एक बजट होता है। ये एक अपना अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं कि भाई हमने इतना खर्चा किया है, इतनी हमें कहीं से इनकम हुई, इतना पैसा हमारा सैलरी में गया है, इतना पैसा कोई नई चीज़ खरीदने में हुआ है। तो बेसिकली कैग का यही काम होता है, ऑडिट करना, ठीक है। उसके बाद भारत में हमारे यहाँ पे क्या है कि फंड रखे गए हैं, 3 टाइप के फंड रखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। फिर अगर हम स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो वहाँ पे भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, और कंटिजेंसी फंड जो होता है वो स्टेट लेवल पे भी होता है, यूनियन लेवल पे भी होता है, ठीक है। और फिर हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन तीनों की जो ऑडिट की जो जिम्मेदारी है वो कैग के कंधों पे है। उसके बाद कैग के पास कुछ एडवाइजरी फंक्शन भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति जी कोई मांग लेते हैं, सलाह मांग लेते हैं कैग से, तो कैग वो सलाह देते हैं, ठीक है। कैग की जो शपथ है, जो इनकी ओथ है, ओथ के बारे में 3rd हमारा जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बारे में उसमें चर्चा की गई है 3rd शेड्यूल में। और गिरीश चंद्र मुर्मू जी अभी कैग बने हैं नए। कैग की ड्यूटीज़ के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 149 में दिया हुआ है कैग की ड्यूटीज़ और पावर कौन सी होंगी। अब इस आर्टिकल 149 के अंदर बात की गई है कि पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी कि कैग के पास कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी, कौन कौन से पावर्स होंगे, क्या क्या कंडीशन ऑफ द सर्विस होगी। तो आपको ये इतना याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आर्टिकल 149 में क्या है, 150 में क्या है, इस तरीके से। यूपीएससी जनरली बस इतना ही पूछता है कि भाई कैग की जो कंडीशन ऑफ द सर्विस है या ड्यूटीज़ है उसको डिसाइड करने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को है, पार्लियामेंट को, इस तरीके से। आर्टिकल 150 के अंदर बात की गई है कि कैग की ये जिम्मेदारी होगी कि वो प्रेसिडेंट को ये सलाह देंगे कि भाई यूनियन और स्टेट्स हैं उनके अकाउंट किस फॉर्म में रखे जाएं, किस फॉर्मेट के अंदर उनके अकाउंट रखे जाएं, ठीक है। आर्टिकल 151 के अंदर बात की गई है कि कैग हर साल राज्यों के राज्यपाल को और राष्ट्रपति महोदय को एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं पेश करेंगे, ठीक है। अब कैग पार्लियामेंट को 3 रिपोर्ट्स देता है। पहली रिपोर्ट देता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर, दूसरी रिपोर्ट देता है फाइनेंस अकाउंट के ऊपर, तीसरी देता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बात होती है कि सरकार को कितना पैसा दिया गया था एज ए बजट के रूप में, कितना सैंक्शन किया गया है और सरकार ने कितने पैसे खर्च किए हैं। फाइनेंस अकाउंट में बात होती है सरकार की रिसिप्ट की और सरकार के बाकी एक्सपेंडिचर्स की, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में बात होती है हमारे पीएसयूज़ की, जैसे हमारा एनटीपीसी हो गया या और बाकी इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के बारे में। तो इसमें हमारा नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिसेंटली पिछले 1 साल के अंदर अटॉर्नी जनरल जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। इसके रीज़न भी हैं। रीज़न एक तो आपने ये देखा होगा कि प्रशांत भूषण का एक केस चला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, अवमानना का केस। उसके बाद में स्टैंडिंग कॉमेडियन कुणाल कामरा के ऊपर भी जो है एक केस चल रहा है, और बाकी अदर लोगों पे। तो कुछ में तो अटॉर्नी जनरल ने कंसेंट दिया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, कुछ में नहीं दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अटॉर्नी जनरल के पावर्स के बारे में, इनके फंक्शनिंग के बारे में। देखो आर्टिकल 76 के अंदर इनकी बात की गई अटॉर्नी जनरल की, और अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेवल पे बात होगी एडवोकेट जनरल की, ठीक है। अब इनको अपॉइंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और इनका रिमूवल कैसे होता है? इनका रिमूवल भी जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, और ये ऑफिस में तब तक रहते हैं मतलब जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर हो, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे इनसे इनका रेजिग्नेशन, त्याग पत्र जो है वो मांग सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे ही सरकार चेंज होती है, मान लीजिए अभी मोदी जी की सरकार है, तो उन्होंने किसी पर्सन को डिसाइड किया होगा, फिर उनका नाम राष्ट्रपति को भेजा होगा। जब मोदी सरकार चेंज हो जाएगी तो कोई नया नया अटॉर्नी जनरल आ जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब कैग के ऊपर ये अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है? अटॉर्नी जनरल वो आदमी बन सकता है जिसके पास क्वालिफिकेशन हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, यानी कि या तो वो किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो, या किसी हाई कोर्ट के अंदर उसने
वकील का काम किया हो, एज एन एडवोकेट काम किया हो, या फिर वो राष्ट्रपति की नज़र में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ग्राउंड नहीं रखा गया है जिसके ऊपर ये बताया गया हो कि भाई अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वी कैन रिमूव द अटॉर्नी जनरल। ठीक है, देश का वो सबसे बड़ा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, किसी भी कोर्ट के अंदर जाके वो बोल सकते हैं। अगर इनके प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ की बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउसेस के, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स को जो भी इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं वो सेम प्रिविलेजेस इनको भी अवेलेबल हैं। अटॉर्नी जनरल किसी भी हाउस के अंदर बोल सकते हैं, किसी भी कमेटी के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं, एज ए मेंबर चुने जा सकते हैं। अगर जॉइंट सेशन होगा पार्लियामेंट का तो वहाँ पे भी बोल सकते हैं, बट इनको वोटिंग का राइट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वोटिंग का राइट तो ऑब्वियसली होना ही नहीं है, क्योंकि ये कोई मेंबर तो होते नहीं है पार्लियामेंट के। ठीक है, अब देखो कि इनके रोल और फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली बात की गई है कि प्रेसिडेंट ये डिसाइड करेंगे कि इनके रोल क्या क्या होंगे। तो जनरली इनके 3 बड़े मेन रोल हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा केस हो जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्टी हो, वैसे केस के अंदर ये रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दूसरा ये है आर्टिकल 143 के अंदर अगर कोई मामला हो, आर्टिकल 143 में क्या है कि प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर के ऊपर एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में इनको प्रेजेंट होना होगा। तीसरा ये है कि हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा हो और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्टी हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इनको प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, अब इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो क्या है कि ये एक तरीके से इनका जो ऑफिस है वो सरकारी दायरे में नहीं आता है, मतलब हम इनको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, इस तरीके से नहीं है। ठीक है, कुछ लिमिटेशन ये है कि ये भारत सरकार के अगेंस्ट कोई ब्रीफ नहीं कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से भारत सरकार के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं खड़े हो सकते हैं। ठीक है, किसी ये ऐसे आदमी को डिफेंड नहीं कर सकते हैं जिसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चल रहा हो। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मतलब उसने कोई मर्डर कर दिया हो या कोई चोरी के आरोप में फंसा हुआ ऐसे आदमी को। ठीक है, किसी कंपनी या कॉरपोरेशन के अंदर ये कोई डायरेक्टर का पद नहीं ले सकते हैं बिना सरकार की अनुमति के। तो ये हमारे अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। अटॉर्नी जनरल के पैरेलल जो पोस्ट होती है स्टेट के अंदर वो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होती है। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 4 राज्य में चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और अपना जो पुडुचेरी है यूनियन टेरिटरी वहाँ पे, और असम में। तो इलेक्शन कमीशन तो हर रोज़ ही न्यूज़ में रहता है, मतलब हर रोज़, लिटरली हर रोज़ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, चुनाव आयोग से रिलेटेड न्यूज़ आती है। आर्टिकल 324 के अंदर बात की गई है इलेक्शन कमीशन की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी सुप्रिटेंडेंट्स की, कंट्रोल की, कोऑर्डिनेशन की, ये सारी। अब कंपोजिशन क्या होता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और इलेक्शन कमिश्नर उतने होंगे जितना कि प्रेसिडेंट को डीम फिट लगे, मतलब प्रेसिडेंट को लगे उतने इलेक्शन कमिश्नर रख सकते हैं, बट एक चीफ कमिश्नर तो होगा ही होगा। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, कार्यकाल 6 साल का इनका टेन्योर है, रिटायरमेंट एज इनकी 65 साल है। मिनिमम इनकी कोई एज नहीं रखी गई है कि भाई कब इनको अपॉइंट किया जाएगा, इस तरीके से मिनिमम इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है कि भाई आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में काम किया हो तभी ये बन पाएंगे। बट जनरली देखा गया है, जनरली क्या 95% केसेस में देखा गया है, 95 क्या 95 से भी आप ऊपर कर दीजिए, 99% केसेस में ऐसा देखा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जनरली एक ही सर्विस से आए हैं। उस एक सर्विस का नाम है IAS, मतलब रिटायर्ड IAS ही हमेशा या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बने। बस अभी ये होगा कि अभी एक इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, वो उससे पहले CBDT के चेयरमैन थे, मतलब वो IRS अधिकारी हैं और वो CBDT के चेयरमैन थे, अभी वो मेंबर हैं। बट जैसे ही सुनील अरोड़ा जी अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिटायर हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ, तब वो पहली शायद सेकंड बार होगा कि कोई IRS अधिकारी जो है वो अपने इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अभी है। ठीक है, इनके पास क्या क्या पावर हैं, मतलब इनका मेन जो काम है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है,
इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराना है। फिर इनके पास काम है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन करो, मतलब नई नई पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती रहती है, उनका रजिस्ट्रेशन करो। और इसके अलावा एक मेन काम ये रहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करो, मतलब कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो स्टेट लेवल पे होती हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो नेशनल लेवल पे होती हैं। फिर इनका काम ये होता है कि भाई ओवरसीइंग करो, मतलब जो इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उसके ऊपर निगरानी रखो। तो पार्लियामेंट के चुनाव, स्टेट की लेजिस्लेचर के चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव और प्रेसिडेंट के चुनाव, ये 4 चुनावों की जिम्मेदारियां भारतीय निर्वाचन आयोग के ऊपर दी गई है। इनके पावर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडवाइजरी पावर, क्वासी जुडिशियल पावर। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कई बार क्या होता है, पार्टियों के अंदर चुनाव के चिन्ह को लेके डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे कि अभी बात करें जयललिता जी की जो पार्टी है तमिलनाडु के अंदर AIADMK, उस पार्टी के चिन्ह को लेके, शायद वो 2 फूल पत्ती वाला चिन्ह है, ठीक है उनका, तो उसको लेके डिस्प्यूट हो गया। एक ग्रुप बोलता है कि ये हमारा है, हम यूज़ करेंगे, दूसरा बोलता है हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके के अगर कभी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो वहाँ पे भी इसका काम होता है। फंक्शन तो यही है, मेन फंक्शन, कि भाई पार्लियामेंट से रिलेटेड इलेक्शन करवाने हैं, स्टेट के लेजिस्लेचर से इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन का शेड्यूल ये लोग डिसाइड करते हैं। एक बड़ी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला जाता है कि भाई इस डेट में चुनाव होंगे, इतने फेजेस के अंदर होंगे, ये सब। और उसके बाद एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है अपना, ठीक है। उसमें ये होता है कि भाई पार्टीज किस तरीके से बिहेवियर करेंगी और जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरीके से बिहेवियर करेंगे। तो मॉडल कोड ऑफ MCC जो है उसका पालन सभी लोग करें, ये जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है। कभी मान लीजिए कि कोई इलेक्शन के अंदर कोई कैंडिडेट कुछ ज़्यादा बोल रहा हो या कुछ ऐसी बातें बोल रहा हो जो वीमन के अगेंस्ट हो, डेरोगेटरी हो, या फिर वो 2 रिलीजन्स के बीच में लड़ाई करवा दे, ठीक है, इस तरीके से, तो वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना हंटर चलाता है और उनको आगे प्रचार करने से रोक देता है। इस तरीके के पावर होते हैं। और पोलिंग स्टेशन कितने होंगे ये सब के ऊपर डिसाइड करता है। भारत में जो नागरिक हैं, जो भी वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स हैं, उनको एपिक प्रोवाइड कराता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कराता है। इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है। कई बार हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि भाई पोल में रिगिंग हो गया, या पोल के अंदर बहुत ज़्यादा मनी पावर का यूज़ हो रहा है, मसल पावर का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे पोलिंग कैंसिल्स करनी पड़ती है कई बार। तो ये काफ़ी सारे जो हैं वो पावर हैं, ठीक है। और एक चीज़ इसके अंदर ये समझने वाली है कि इसमें जैसा कि आपको बताया, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर होता है, मतलब उनको हटाने की प्रोसेस वही सेम रहेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड कराई गई है। बट इन इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर नहीं है, मतलब इनको प्रेसिडेंट जब चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कंसल्ट करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी एक बात आ रही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म, मतलब चुनाव के अंदर किस तरीके से सुधार हो, उसके अंदर ये भी बात की जा रही है कि इस इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर है वो इनको फिक्स किया जाए और इनको भी जो है पूरी की पूरी पावर मिले। इसके अलावा एक चीज़ और है कि क्योंकि ये 3 मेंबर की बॉडी है, मल्टी मेंबर की बॉडी है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा पावर है, किसी को कम पावर है, तीनों को सिमिलर पावर है। और किसी मुद्दे पे मान लीजिए ऐसा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो वोटिंग के जरिए करते हैं। मतलब मान लीजिए कि 2 लोगों ने एक पक्ष में बात की और एक अगेंस्ट हुआ, तो ये इस तरीके से जो है वो करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है वो फाइनेंस कमीशन है। फाइनेंस कमीशन रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि अभी हमारा 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट दी है 2026 के लिए, ठीक है, मतलब अभी 5 साल के लिए। तो आर्टिकल 280 के अंदर इसकी बात की गई है और इसका कंपोजिशन कुछ ऐसा रहेगा कि इसमें 1 चेयरमैन होंगे और 4 इसके अंदर मेंबर होंगे, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन क्या होगी चेयरमैन्स की, मेंबर्स की, इन सब के बारे में डिसीजन जो लेगा वो पार्लियामेंट लेगी, ठीक है। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इसको अपॉइंट करते हैं हर 5 साल के बाद में, या जब भी उन्हें लगे कि भाई 5 साल से अगर हमें पहले करना है तब भी वो कर सकते हैं। और अभी हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। NK सिंह जी पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी थे काफ़ी, और सबसे पहला जो फाइनेंस कमीशन था वो KC निगोय था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं CDS वगैरह में, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो पहला फाइनेंस कमीशन बना था वो KC निगोय जी की अध्यक्षता में बना था, ठीक है। अब इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं।
देखो कोई भी स्टेट होती है, कोई भी मतलब सरकार होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, उनके पास पैसे कहीं से उड़ के नहीं आते हैं, वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब हमारा क्योंकि फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी और बाकी स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट रहेगी, तो दोनों को अपना खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए। पैसा कहाँ से आया? टैक्स का। बट अब इसमें कैसे डिवाइड होगा, किस स्टेट को कितना मिलेगा, सेंटर को कितना मिलेगा, इसका डिवीजन कौन करवाता है? इसका डिवीजन करवाने में मदद करता है फाइनेंस कमीशन। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये टैक्स के कलेक्ट हुए और फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि भाई 40 रुपये, सॉरी मान लीजिए कि 41 रुपये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेंगे और 51 रुपये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा 59 रुपीज़ में से मान लीजिए कि इन्होंने बोला कि 12 रुपये मान लीजिए यूपी को मिलेगा, 9 रुपये कर्नाटक को मिलेगा, इस तरीके से। तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से कितनी राशि, कितने पैसे स्टेट्स को ग्रांट्स इन एड के रूप में मिलेगी। मान लीजिए कि कई बार कहीं ऐसा होता है कि भाई किसी स्टेट के अंदर बाढ़ आ गई या कोई स्टेट बोल रहा है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ हमें पैसे वगैरह दे दो, कोई मदद कर दो, आर्थिक रूप से हमारी मदद कर दो, ये सारे तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये भी कौन रिकमेंड करता है कि भाई किस स्टेट को ग्रांट इन एड में कितने पैसे मिलने चाहिए, इसका डिसीजन भी जो है वो इसके बारे में रिकमेंडेशन भी जो है फाइनेंस कमीशन देता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में ये होता है कि हमारा जो थर्ड टियर होता है गवर्नमेंट का, सेंटर स्टेट के बाद में जो पंचायत है, म्यूनसिपालिटीज़ हैं, उनके भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे उनको फाइनेंशियली और ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए, इसके बारे में भी जो है वो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है। हालांकि फाइनेंस कमीशन डायरेक्टली मनी भी देता है इन पंचायत को या म्यूनसिपालिटीज़ को। ठीक है, अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात ये है कि फाइनेंस कमीशन जो अपनी रिकमेंडेशन देता है वो एज ए रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट अपनी देते हैं वो प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट आगे दे देते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो फाइनेंस कमीशन का काम वहीं पे एंड हो जाता है कि भाई हमने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, अब आपको एक्सेप्ट करनी है नहीं एक्सेप्ट करनी है, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो इनकी जितनी भी रिकमेंडेशन है दे ऑल आर इन दी एडवाइजरी नेचर ऑफ ओनली। ठीक है, मतलब वो एक बार सिर्फ एडवाइस कर देते हैं कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं, इतने पैसे यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से सरकारों के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि इनकी एडवाइजेस जो है वो बाइंडिंग होगी। तो ये हमारे पहले सेशन के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखेंगे, अपना स्टेट पीएससी देखें और काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ओनली आज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।